हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट फर्स्ट जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने क्लास 12 से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स टॉपिक हैं उनको समझने में हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो हमारे चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, ये पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पोजीशन पर हो। कोई भी चार्ज पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हुए क्या इफेक्ट शो करता है, तो उन इफेक्ट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया जाएगा। कई बार एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन क्या है। तो इसके एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, जीरोक्स कॉपिंग मशीन जो पेपर्स को कॉपी करने वाली मशीन होती है, फोटोस्टेट कराते हैं, जैसे बोल देते हैं सिंपली कि फोटोस्टेट करानी है तो उसको बोल देते हैं जीरोक्स कॉपिंग मशीन। फिर कैथोड रे ट्यूब जो होती है टेलीविज़न में, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशंस हैं इन सभी चीज़ों में भी। इसके अलावा फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रिक्शनल है, यानी कि फ्रिक्शन के से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, डेवलप हुई है। तो इसी वजह से इसे क्या बोल दिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया गया। ओके, तो ये सब चीज़ें कि फ्रिक्शन के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, ये सभी चीज़ें मैं इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझते होंगे। द रब्ड सब्सटेंसेस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू बी बिकम इलेक्ट्रीफाइड। तो जो रब्ड सब्सटेंस है, जब हम उसको किसी दूसरे सब्सटेंस से, रब सब्सटेंस ही हम उसे बोल रहे हैं कि जिसे दूसरे सब्सटेंस से रब किया गया हो, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था स्केल का। स्केल को अगर हम हेयर से रब करेंगे तो वो क्या होगी? रब्ड सब्सटेंस होगी। और उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो तब हम स्केल को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकली चार्ज या फिर इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी बनी हुई है एटम्स से, और एटम्स के अंदर जो बेसिक चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इट इज़ एन इंट्रिंसिक, मीन्स आंतरिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जिनके ज़रिए ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, राइज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको बोल सकते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया होगा ये सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, या अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स भी हम इनको बोल देते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एटसेट्रा। जो कूलम क्या है? एक ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ओके, तो ए प्रोटॉन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, एंड एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज जिसको हम माइनस ई से डिनोट करते हैं। वेयर स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कई बार बोल देते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिक चार्ज। तो बेसिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझ लेते हैं।
इनमें फर्स्ट पॉइंट है द कॉज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो वही क्या होता है, चार्जिंग का कारण होता है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गया, तो जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है उस ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज जो है वो प्लस की वैल्यू वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ प्लस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और जहाँ निगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इक्वल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है वही कारण है चार्जिंग का, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डिफिशियंसी है, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, फ्री हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया वो निगेटिवली चार्ज बॉडी है। प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग रबिंग। प्रोटॉन्स जो है रबिंग के दौरान ट्रांसफ़र नहीं होते। इसे मैंने पहले बताया क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये आपको क्लियर होगा। इसी वजह से कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जब प्रोटॉन्स पर सेम चार्ज होता है फिर वे एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। सेकेंड पॉइंट है एज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए फाइनाइट मास। इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, ओके, ऑब्जेक्ट बनी हुई है एटम्स से, और एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कि बेसिक पार्टिकल्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और इलेक्ट्रॉन का एक मास भी होता है तो फिर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग, और जिस ऑब्जेक्ट के एटम की आउटर मोस्ट सेल में जाकर के इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो देयरफॉर देयर ऑलवेज ऑक्यूर्स सम चेंज इन मास ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में मास में कुछ चेंज हो जाता है। द मास ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेस। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने उसे कहा जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। जब वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम हो गया तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक जो मास होता है उतना मास ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के कारण, लेकिन द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेज। किसी चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज कब होगा, ड्यू टू गेन इन सम इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है द मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। देखिए कुछ मटेरियल क्या करते हैं, वे अपने लोअर वर्क फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं। ओके, यानी कि उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, या फिर थर्मल इफेक्ट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं और वो फिर क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। यानी कि वहाँ पे जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो प्लस ई चार्ज वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो प्लस 2 ई चार्ज वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण, ठीक है, प्रेरण यानी प्रेरणा हम किसी दूसरे से लेते हैं, किसी दूसरे की कुछ अच्छी बातें हमने सीख ली
तो उन अच्छी बातों को हम खुद भी अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर को टेम्परेरली इलेक्ट्रीफाइड करना, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना या निगेटिवली चार्ज करना, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट इट्स क्लोजर एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर इट्स फार्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज बॉडी। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक कंडक्टिंग रोड है, वो एक इंसुलेटिंग रोड से कनेक्टेड है। अब कंडक्टिंग रोड क्या होगी? स्टार्ट में न्यूट्रल होगी, क्योंकि उसके एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। या फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मैक्सिमम होते हैं। जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज रोड इस कंडक्टिंग रोड के नज़दीक ले जाएंगे तो कंडक्टिंग रोड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो रोड है उसके नज़दीक आ जाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज कंडक्टिंग रोड के एक सिरे के नज़दीक इकट्ठा हो जाएगा। और सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो चूँकि कंडक्टिंग रोड के नज़दीक एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे, या कहें कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे एंड पर कंडक्टिंग रोड के इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडक्टिंग रोड का कुछ पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया और कुछ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो टेम्परेरली इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर, इस ये प्रोसेस ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें फर्स्ट है एडिटिविटी। देखिए, हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज़ पर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जो बेसिक रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एडिटिविटी में क्या होता है कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स that the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट्स पर कुछ चार्ज का अमाउंट है, +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, -6 कूलम। और अब हमें भी बताना हो कि टोटल चार्ज कितना है इस ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम लेंगे। 2 - 3 + 5 - 6 तो कितना हुआ? -2 कूलम। यानी हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है और इस पर प्रेजेंट जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 2 कूलम है। ठीक है, निगेटिव साइन ने क्या शो किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये निगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी होती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टोटल चार्ज या नेट चार्ज फाइंड करना हो तो उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज के मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड कर दें तो हमको उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज मालूम हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्वांटाइजेशन। देखो, क्वांटाइजेशन क्या होता है? मैंने पहले बताया कि जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं? बेसिक चार्ज कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इंडिविजिबल है, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उससे कोई छोटा चार्ज नहीं पॉसिबल है अभी तक। तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी में ये बोला जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं Q = N। आगे हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ n क्या है? n एक इंटीजर वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। n एक इंटीजर वैल्यू है, ये 1/2, 3/2 या डेसिमल में कभी नहीं होगी। ये प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। ठीक है, एक इंटीजर, ये आप समझते होंगे इंटीजर्स किनको कहते हैं। फिर हमने 2 डायग्राम्स लिए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में जो एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, सेकंड ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, यानी वहाँ पे प्रेजेंट जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा? +E।
और सेकंड ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, -e। ऐसे ही सेकंड डायग्राम में फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो प्रेजेंट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, -2e, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो प्रेजेंट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, +2e। तो देखिए यहाँ पे क्या हम समझ रहे हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी पहले क्या हुआ, E, फिर 2e, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाए तो 3, और इसी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप क्या हो गया, Q = N। यही क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कंजर्व होती है, इसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो रिमेन सेम होती है। इसी तरीके से जो टोटल चार्ज होता है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ए सिंगल सिस्टम, जैसे कि यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या बोलता है इसका फर्स्ट पॉइंट, कि जो टोटल चार्ज है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, वो ना डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है, वो हमेशा क्या रहता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डेस्ट्रॉयड। ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता और ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ा कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट किन से बनी हुई है, एटम्स से, और एटम्स के बेसिक पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बनी हुई है यूनिवर्स की वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से तो यूनिवर्स का जो एक्सिस्टेंस है वही समाप्त हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डेस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। उनको क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर। आपने इससे पहले भी देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देते थे तो पहले वाले ऑब्जेक्ट पर उतना ही चार्ज प्लस में बढ़ जाता था। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट ली हुई है या एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन्स है, तो फर्स्ट पार्ट भी न्यूट्रल है, और दूसरे पार्ट में भी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, यानी वो भी न्यूट्रल है। इस तरीके से अगर हम टोटल नेट चार्ज फाइंड करें पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का तो हो जाएगा -10 +10 -10 +10। ये एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, तो नेट चार्ज कितना आया, 0। अब हमने क्या किया, इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था उससे एक इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले पार्ट में मूव करा दिया। तो फर्स्ट पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने फिर एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो Q = कितना हो गया, -9 + 10 -11 + 10। तो इस तरीके से जो नेट चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का अब भी कितना है, 0 है। तो इस वजह से बोला है उन्होंने कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कई बार एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिया जाता है कि एक चार्ज की वैल्यू जो है मास से किस तरीके से डिफरेंट होती है, यानी चार्ज, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो इसे हम अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले इन SI यूनिट्स चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए चार्ज क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड ना करती हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि टाइम है, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो वे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये आप 11th क्लास में भी समझ चुके होंगे। तो चार्ज का अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो Q = IT हम पढ़ते हैं, Q = NE हम पढ़ते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो। टाइम क्या होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो। लेकिन चार्ज क्या है, Q = IT, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि करंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से जो चार्ज क्या है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सेकंड है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है, तो उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ मास की वैल्यू जरूर होगी।
जैसे कि हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट ए चार्ज। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट हो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम की और वो चार्ज ही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो न्यूट्रल भी हो, लेकिन हर एक चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद मास। ये क्लियर है? चार्ज कैन बी नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आपने सुना मास की वैल्यू -2 किलोग्राम या -3 किलोग्राम, मास की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है, ओके, बट मास इज नॉट। देखो मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं होता है, क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा आइंस्टीन्स फॉर्मूला E=mc²। उसमें क्या है कि जो मास है वो एनर्जी के इक्वलेंट है, यानी मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मास जो है सिर्फ कन्वर्ज नहीं होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। चार्ज क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो चार्ज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने क्या समझा कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन में हो या वो मोशन की पोजीशन में हो। लेकिन मास जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी आइंस्टीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रूफ किया हुआ है। एक फॉर्मूला आता है m=m0/(1 - v²/c²। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाए तो उसका जो मास है, इफेक्टिव मास है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से मास जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता है ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर मोशन में होगी कोई ऑब्जेक्ट तो उसके मास की वैल्यू पर जो है असर पड़ता है। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। देखिए जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो कुछ एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, ओके, कुछ एनर्जी को भी छोड़ता हुआ चलेगा, लेकिन मास डज नॉट रेडिएट। लेकिन जो मास है वो कभी रेडिएट नहीं करेगा मूव करता हुआ एनर्जी को, ओके। तो ये हमारे टॉपिक यहाँ तक हमने जो है समझा चार्जेस की प्रॉपर्टी को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें। ओके, थैंक यू वेरी मच।